करें, खूब जो उनको खिलाना पिलाना है खूब वहां खिलाएं। हमारे जो रिसोर्सेज हैं, हमारे जो लोग हैं, हमारे लोगों के राइट्स पर हम असर नहीं डालने देंगे, ओरिजिनल बांग्लादेशियों के राइटों पर असर नहीं डालने देंगे। इसलिए इन 10 लाख लोगों को हम वहां शिफ्ट करे दे रहे हैं, ये अपनी इकोनॉमी वहां पर बनाए, फोर्सेस हमारी होंगी और जो इनकी मदद करना चाहता है वो वहीं पर मदद करे और फाइनली इनको उनके देश में वापस भेजेंगे। आप सोच लीजिए कि हमारे देश में ह्यूमन राइट की परिभाषा क्या है। मैं दिल्ली में कुछ समय पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक सेमिनार में था और वो ह्यूमन राइट और ये सीए प्रोटेस्ट पर चल रहा, सीए पर चल रहा था। वहां एक सज्जन जिंदल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, एक पार्टिकुलर रीजन के व्यक्ति थे। वो ये कह रहे थे कि जो रोहिंग्या भारत में आ गए, जो बांग्लादेशी भारत में आ गए, उनका क्या दोष है? वो तो यहाँ रह रहे हैं, उनके चलो अच्छा हम ये भी मान लें कि वो जा सकते हैं, उनके बच्चे यहाँ पैदा हुए इसलिए उनको अधिकार होना चाहिए। बांग्लादेश से किसी ने नहीं पूछा कि भैया ये जो रोहिंग्या वहां 50 साल से 40 साल से 100 साल से जितने भी साल से हैं, वो रोहिंग्याओं की दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी आ गई है और ये जो दूसरी तीसरी पीढ़ी आ गई उनके फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके ह्यूमन राइट्स हैं, उनको यहाँ से क्यों वापस निकाल दोगे? मैं पिछले 3-4 दिन से लगातार सोच रहा हूँ कि जब से उन्होंने कहा कि उनको डिप्यूट करेंगे और वहां कॉलोनी बनाने की बात करी, पूरे संसार का एक पार्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप चुप है। कोई ह्यूमन राइट का वायलेशन नहीं है, कोई ह्यूमन राइट उनको समझ ही नहीं आ रहा कि ये ह्यूमन राइट है भी कि नहीं है। लेकिन भारत में जो लोग इलीगली घुसा है, जिनको बॉर्डर पर गोली मार देनी चाहिए, जो इलीगल इन्फिल्ट्रेशन है, चाहे वो जम्मू कश्मीर के रास्ते से आए, चाहे वो बांग्लादेश के रास्ते से आए, भैया इलीगल इन्फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? बॉर्डर पर सेनाएं लगी हैं, जैसे ही इलीगल इन्फिल्ट्रेशन करेगा बॉर्डर पर गोली मार देगा वो। जिस व्यक्ति को गोली मार देने तक का अधिकार हमारी फोर्सेस को था, वो व्यक्ति अगर भारत में घुस आया, मतलब जैसे ये कबड्डी का मैच चल रहा हो, तो छू लिया तो आउट हो गए और नहीं छू लिया तो फिर जो जो जैसा है वैसा हो गया। तो आपको अगर बॉर्डर में घुसते समय अगर वो छू लेगा तो आउट हो जाओगे, तो मारे जाओगे। लेकिन अगर अंदर घुस गए तो आपके फंडामेंटल राइट और ह्यूमन राइट भारत में बन जाएंगे। लेकिन भारत के जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट हैं, वो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स के राइट नहीं है। जम्मू कश्मीर में ओरिजिनल इनहेबिटेंट को राइट नहीं देंगे हम। जम्मू कश्मीर में जिन लोगों के साथ 70-80 वर्षों से लगातार अत्याचार हो रहे हैं, गुजर बकरवाल कम्युनिटी है। अब गुजर बकरवाल कम्युनिटी वो भेड़ चराती है, भेड़ चराने वाली कम्युनिटी को आप उसको हे दृष्टि से देखते हैं, उसको आप इस्लामिक भी नहीं मानते हैं, उसको पता नहीं कौन सा ट्रीटमेंट करते हैं। और अगर उसको सरकार ये कह रही कि हम इनको इनको घर बनाकर देंगे, इनको एक स्थान देंगे, इनको रहने की जगह देंगे, तो फिर भाई हमारे ह्यूमन राइट के वायलेशन। अब फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस को रोकने के लिए क्या कर दिया? रोशनी एक्ट पास कर दिया, क्योंकि जमीन पर वहां 27 लाख कनाल जमीन थी जो खाली पड़ी है, मतलब नजूल की है। और 27 लाख कनाल की जमीन पर फोर्सेस अगर काम करेंगे तो भाई फोर्स तो मोस्टली ये जो नजूल की लैंड है वहां पर अपने सेंटर बनाती है, वहां पर अपने कैंप लगाती है। तो इन जगहों पर फोर्स अपना एक्शन न ले सके, इसलिए आपने वहां 27 लाख कनाल जमीन लोगों को बांटने का फैसला कर दिया। एक कनाल की जो एरिया होता है वो 605 स्क्वायर गज होता है, 605। 100 रुपए में वो जमीन अलॉट कर दी, 100 रुपए। तो पहले आपने कहा कि 10 कनाल तक एक व्यक्ति ले सकता है, 2007 में गुलाम नबी आजाद बैठे, उन्होंने कहा 100 कनाल तक ले सकता है। अब एक व्यक्ति परिवार में 100 कनाल ले सकता है, 5 लोग अगर परिवार में तो 500 कनाल, और 500 कनाल जमीन 100 रुपए पर कनाल के हिसाब से, यानी कि 1 लाख रुपए में जिम्मेदार बन जाएगा, एरिया का जिम्मेदार बन जाएगा। किस लिए ये? क्योंकि वो जो हमारे लोग हैं जिन्होंने कब्जा करके रखा है वो जमीन को ओन कर सकते हैं। ऐसा ही आपने लैंड टू द टिलर्स उस समय बनाया, और किस लिए बनाया? लैंड टू द टिलर्स शेख अब्दुल्ला ने लाया क्योंकि मोस्टली जमीनें वहां हिंदुओं के पास थी। हिंदुओं के पास से जमीनें वापस कैसे की जाए? क्योंकि लेबर क्लास मुसलमान था भाई, एक घर में 10 बच्चे पैदा होंगे और 3 पीढ़ियां चलेंगी तो वो लेबर तो बन ही जाएगा, चाहे वो राजा क्यों ना हो, वो तो उसको तो लेबर बनना ही है। क्योंकि आप बच्चे की पैदाइश इतनी तेज बढ़ाएंगे तो करेंगे क्या? अब वो लेबर बन गया, लेबर बन गया तो वो काम करने लगा, तो उन्होंने कहा लैंड टू द टिलर्स, हिंदुओं की लैंड छीन कर उनको दे दी। बाकी जो नजूल की लैंड पड़ी थी वो आपने 2001 में पॉलिसी बनाकर उनको दे दी। क्यों दे दी? वहां रहने वाला जो वेस्ट पाक रिफ्यूजी है, जो अपना देश समझकर घुसा, उसको अपनी ही जमीन पर जहां पर वो रह रहा है वहां उसको अपना घर बनाने का अधिकार नहीं।
जो स्वीपर्स यहाँ से गए उनको वहां घर बनाने का पक्का राइट नहीं है, उनको पढ़ने लिखने तक का भी राइट नहीं है। लेकिन साहब जो वहां के नौकरशाह हैं या वहां के पॉलिटिशियन हैं या वहां के जो जो एक पर्टिकुलर कंसर्न रिलीजन की बात करते हैं, उनको आपने कह दिया कि आप 100 कनाल जमीन तक ले सकते हो और 100 रुपए पर कनाल का पेमेंट जमा करो। वो 100 कनाल भी उन्होंने जमा 100 रुपए भी जमा नहीं किए और कब्जा कर लिए। यहां तक कि पार्टी ऑफिस बना लिया, शेख अब्दुल्ला ने अपना घर बना लिया, तो फारूक अब्दुल्ला ने कमाल है, पार्टी ऑफिस बना डाले सब जगह। तो ह्यूमन राइट वायलेशन सरकार बैठती है ह्यूमन राइट को बरकरार रखने के लिए, जिनके पास लैंडलेस है उनको लैंड दे दे, या फिर उनके लिए बैठती है कि जो लैंडलेस है वो उसको बाहर कर दो और जो लैंड है उससे खाली करवा लो और अपने को दे दो। जिस स्टेट में इस लेवल पर काम चला हो 47 से लेकर अभी तक, उस स्टेट में आज सरकार अगर कोई एक्शन ले रही है तो उनकी सीधी एक परिभाषा है कि ये ह्यूमन राइट वायलेशन है। और ह्यूमन राइट वायलेशन की उनकी परिभाषा ये है कि ये पार्टिकुलर रिलीजियस वायलेशन है। कोई ह्यूमन राइट वो जानती नहीं है। ह्यूमन राइट अगर जानते होते तो फिर वो चार निकाह नहीं करते। ह्यूमन राइट जानते होते तो हलाला जैसी प्रक्रिया न करते। ह्यूमन राइट अगर वो जानते होते तो पता नहीं क्या क्या करते हैं और सारी कायनात हमारे लिए बनाई है ऊपर वाले ने, वो ऐसा कुछ ना करते। वो ह्यूमन राइट की परिभाषा ही नहीं जानते। वो तो एक परिभाषा जानते हैं, मेरा दीन है और मेरे दीन में ऐसा कह दिया गया है शोषण करना मेरा अधिकार है और शोषण करने से मुझे वंचित करना ही ह्यूमन राइट का वायलेशन है। तो आप सोच सकते हैं कि शोषण करने के अधिकार से वंचित करना और किसी दूसरे के शोषण जिसका हो रहा है उसको शोषण न करने देना और उसके अधिकारों को बहाल करना, वहां की डेफिनेशन है ये ह्यूमन राइट का वायलेशन है। संसार को बताना पड़ता है हमको। हम संसार को बता रहे हैं कि ये भैया ह्यूमन राइट वायलेशन संसार में अगर सबसे बड़ा कहीं चल रहा है तो वो गिलगिट बाल्टिस्तान में चल रहा है। गिलगिट बाल्टिस्तान में आदमी की कोई काउंटिंग नहीं है। जो आवाज वहां उठाता है सरकार के खिलाफ उसको खत्म कर देते हैं, क्योंकि उसकी कोई लिस्टिंग नहीं है, कोई कोर्ट नहीं, कोई कचहरी नहीं, आदमी खत्म हो गया। वहां स्कूलों की व्यवस्था आपने नहीं करी, वहां कॉलेजेस की व्यवस्था आपने नहीं करी, वहां नेचुरल रिसोर्स संसार में सबसे ज्यादा है और वो इस्लामाबाद उसका भोग करेगा और वहां का ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। सीपीसी आप बना रहे हो, उसकी सारा का सारा पैसा जाएगा इस्लामाबाद सरकार को और जा रही है वहां से, और आपने मिलाया उसको ये कह के था कि नहीं भैया तुमको हम आजाद कश्मीर बना रहे हैं और तुमको आजाद कर देंगे, हम तुम्हारी मदद करेंगे, और आज आप कह रहे हो कि हम इसको परमानेंट प्रोविंस बना देंगे। और परमानेंट प्रोविंस बनाने का भी क्या, परमानेंट प्रोविंस बनाने का ये कि उसको उठाकर चीन को लीज पर दे देंगे, जैसे उन्होंने पहले भी सक्शगाम वैली चीन को लीज पर दे दी। क्योंकि जब तक उसको परमानेंट नहीं बनाएंगे, परमानेंट अपना 5वां प्रोविंस नहीं बनाएंगे, तब तक लीगली उनको अधिकार नहीं है चीन के साथ एग्रीमेंट करने का। अब चीन के साथ एग्रीमेंट करने का अधिकार नहीं है, भारत सरकार लगातार उस पर क्वेश्चन मार्क लगाती है। तो वहां के जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट हैं उनकी लैंड को उनको आपको बेचने का अधिकार क्या है? क्या उनको वो करने का अधिकार नहीं है? क्या उनके बेसिक ह्यूमन राइट्स नहीं है? और वो आवाज उठाएंगे तो उनकी हत्या कर दोगे, उस बात में आप ये कहते हैं कि नहीं ये स्टेटहुड है। और यहां पर जब हम शोषण करने से रोकते हैं और लोगों को अधिकार दिलवाते हैं तो आप कहते हैं ये ह्यूमन राइट वायलेशन है। तो मुझे लगता है कि आज की तारीख में अपने को परिभाषित करना पड़ेगा कि भैया ह्यूमन राइट का मतलब क्या। जो सुप्रीम कोर्ट हमारा कहता है कि ह्यूमन राइट का मतलब यह है कि एक नेचुरल बच्चा बिना किसी सरकार के, जहां कोई सरकार नहीं होती, जहां कोई सिस्टम नहीं होता, बच्चे के जन्म लेने के बाद जो उसके अपने स्वतः अधिकार होते हैं वो अधिकार उसको मिलना चाहिए। बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, उसको रोटी कपड़ा मकान और जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, एजुकेशन मिलनी चाहिए, ये बेसिक ह्यूमन राइट्स कहे जाते हैं। इनको लिखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। आप क्या ये चीजें जम्मू कश्मीर में, क्या पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में, क्या लद्दाख की टेरिटरी में या और कहीं भी संसार में कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं ऐसा तो आप ह्यूमन राइट के पुरोधा हैं, और ऐसा नहीं कर रहे हैं तो फिर आप दीन की बात मान रहे हैं। तो दीन की बात जहां मानी जाती है वहां ह्यूमन राइट कैसे? वहां तो ह्यूमन राइट होते ही नहीं। और दीन की बात, उनके दीन की जो बात है वो तो ये है कि जो जीता वही सिकंदर है। तो फिर आज भारत सरकार अगर कर रही है तो व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? अगर वैसे उल्टी डेफिनेशन पढ़ते हो तो। और सीधी डेफिनेशन ये है कि जो प्रोसिक्यूटेड है वहां पर, जो लोग शोषित हैं, जो वंचित हैं, जिनके साथ जो 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 पिछड़े हुए हैं, उनकी भारत सरकार मदद कर रही है, लेकिन जिनके कब्जे में रिसोर्सेस हैं उनके कब्जे से रिसोर्स जा रहे हैं, इसलिए वो ह्यूमन राइट वायलेशन की बार बार दुहाई देते हैं। इसलिए हमारा सबका
पूरे देश के खास तौर से इंटेलेक्चुअल वर्ग की ये जिम्मेवारी बनती है कि वो ह्यूमन राइट वायलेशंस को लेकर संसार को बताए कि जितने ह्यूमन राइट वायलेशंस पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में होते हैं, संसार के किसी भी कंट्री के किसी भी प्रांत में ऐसा खुला डेमोक्रेटिक कंट्रियों में नहीं होता। हाँ, होता है अगर, तो वो ओआईसी अगर कहता है तो उनके कंट्रियों में होता है, नो डाउट, तो उनकी परिभाषा वैसी है। लेकिन हम डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और हम लोग कहते तो यूएस को ओल्डेस्ट हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हम ह्यूमन राइट को लेकर ही पैदा हुए। हमारे यहाँ जन्म जन्मांतर से ह्यूमन राइट्स हुआ करते थे। किस लेवल पर ह्यूमन राइट होते थे मैं आपको बताऊं। शांतनु जो महाभारत के पुरोधा हैं, शांतनु को एक महिला अच्छी लग गई, तो वो उससे उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई आप कैसे, वो तो देवव्रत की जगह देवव्रत आपका राजकुमार बनेगा, हमारे बच्चे वहां राजा नहीं बन सकते, इसलिए हम शादी नहीं करेंगे। तो शांतनु चक्रवर्ती सम्राट थे, अगर चाहते तो उस महिला को उठा ला सकते थे और विवाह कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। फिर देवव्रत को जब पता लगा तो देवव्रत राजकुमार थे, वो भी उठाकर ला सकते थे पिता के लिए, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं कभी क्लेम नहीं करूंगा, मैं कभी राजा नहीं बनूंगा। उसको प्रतिज्ञा को भीष्म प्रतिज्ञा कहा गया और बाद में उनका नाम भीष्म पितामह पड़ा। तो हमारे यहाँ जो ह्यूमन राइट्स की चर्चा है वो इस लेवल पर है कि भगवान राम को भी अपने पैर और शरीर धुलवाकर केवट की नाव पर चढ़ाने के लिए केवट कहता है, तो वो वैसा करते हैं और कहते हैं भैया आपका राइट है, आपकी चीज है, आपका राइट है, आप जैसे बताओ वो वैसे करेंगे। इस लेवल पर हमने हमारे यहाँ ह्यूमन राइट्स की संरक्षण हुई है, संरक्षण किया है। लेकिन हमारे आज के कल्चर में संसार ने जो परिभाषाएं की हैं वो सारी की सारी राजनीतिक परिभाषाएं हैं, और इन राजनीतिक परिभाषाओं में वो अपने मन मस्तिष्क से जो करते हैं, जैसा करते हैं, वैसा उनको समझ में आता है वो करते हैं। तो मुझे लगता है कि आज का जो विषय है ह्यूमन राइट्स डे पर, उस विषय पर जम्मू कश्मीर प्रांत को लेकर मुझे जितनी थोड़ी बहुत जानकारी थी मैंने देने का प्रयास किया है। बाकी अगर कुछ प्रश्न किसी के रहते हैं या मनीष सुशील जी जैसा आदेश करेंगे वैसा करेंगे। आपने मुझे बुलाया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जाना, हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें।